Hello, dear student. I am Pratibha Bhagat, your course advisor of APP 5311, and course title is Diseases of Field and Horticultural Crops and Their Management Part 1. And today I am going to discuss you about the another horticultural crop, that is brinjal. So let's start. Uh, let's we start from the introduction. As we all know that a brinjal is a very important crop in India and also in Chhattisgarh, which is consumed by many people, mostly in middle class family. Brinjal is a very common vegetable which is consumed by many peoples, even in high class also, even in middle class also, even in lower class also. So ब्रिंजल का जो उत्पादन है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसका उत्पादन अच्छी मात्रा में होगी, अधिक मात्रा में होगी हमारे फार्मर्स के द्वारा, तो क्या ये मार्केट में एक रिजनेबल प्राइस में हमें अवेलेबल होगा। बट यदि इसका प्रोडक्शन लॉस हो जाता है, प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, और प्रोडक्शन में कमी आने से क्या होगा कि जो मार्केट का जो प्राइस होगा वो अपने आप ही बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें इस प्रोडक्शन को बहुत ही अच्छी मात्रा में देना चाहिए। साथ ही साथ हमें क्योंकि हर फैमिली क्या है, अगर वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में मिलने लगेंगे तो हर कोई उस पर्टिकुलर वेजिटेबल को अवॉइड करते हैं। एंड फार्मर्स का भी लॉस होता है, क्योंकि अगर उनका उत्पादन लॉस होता है तो उन्हें भी कम प्राइस में उनको अपनी प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है, जो कि बाद में मार्केट में जाके जैसे हाई प्रोडक्ट में बेचा जाता है, हाई प्राइजेस में एज अ प्रोडक्ट बेचा जाता है। सो इसमें अल्टीमेटली जो लॉस होता है वो फार्मर का होता है और कंज्यूमर्स का होता है। सो इसलिए हमें जो भी ब्रिंजल में ऐसे कोई भी फैक्टर्स हों जो उनके प्रोडक्शन को कम कर रहे हो, हमें उन फैक्टर को वर्क करना चाहिए, उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। जिसमें से कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं आपका एडवर्स कंडीशन, या फिर आपके इंसेक्ट एंड आपके पैथोजेंस। सो इंसेक्ट भी हमारे ब्रिंजल को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं, साथ ही साथ एडवर्स क्लाइमेट एंड ऑल्सो पैथोजन। एंड टुडे हम पैथोजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस पैथोजन से द्वारा कौन कौन सी डिसीज़ लगती है जो कि इल्ड को बहुत ही लॉस करती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है वो मेरे ख्याल से ब्रिंजल में फ्रूट रॉट होता है, एंथ्रेक्नोज होता है। इसके अलावा और भी मैनी मोर डिसीज़ हैं जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, पर आज हम एंथ्रेक्नोज एंड फ्रूट रॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रूट रॉट। फ्रूट रॉट जो क्या है, जो ब्रिंजल के प्लांट में जो फ्रूट में रॉटनिंग होती है, यानी कि उसके फ्रूट में सड़न होती है, तो वो किसके पीछे फंगस होते हैं। लेकिन यह फंगस कोई एक फंगस नहीं है, ये टोटल 4 फंगस है। ये चारों पैथोजन मिलके ब्रिंजल में डिसीज़ कॉज करते हैं, यानी कि उसमें रॉटनिंग कॉज करते हैं। बट ये चारों फंगस क्या है, एक साथ डैमेज नहीं करते। किसी ब्रिंजल में हो सकता है फोमोप्सिस वैक्सेंसो के कारण रॉटनिंग आ रही है, या फिर हो सकता है किसी में अल्टरनेरिया के द्वारा, या फिर पीथियम, या फिर फाइटोफथोरा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंगस की वजह से फ्रूट में रॉटनिंग आती है, जो कि इल्ड को लॉस करता है। अगर फ्रूट रॉट हो जाएगा तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है इसका फ्रूट होता है, अगर यही हमारे उसमें सड़न आ जाए तो हम इसे एज अ एडिबल नहीं कर सकते। हम इसे एडिबल नहीं कर सकते क्योंकि हम वो सड़ चुके होते हैं, तो हम इसे खा नहीं सकते। सो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रूट रॉट से। फर्स्ट, फोमोप्सिस वैक्सीन्स। सो फोमोप्सिस वैक्सीन्स एक फंगल डिसीज़ है जिसके द्वारा ब्रिंजल के प्लांट में रॉटनिंग आ सकती है। तो पहले हम इसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं इमेज में कि किस तरह से इसमें सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इसमें क्या मोस्टली जो फर्स्ट फेज़ होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग होती है डिसीज़ की, वो यंग सीडलिंग्स में ब्लाइट्स के रूप में होती है। यानी कि जो सीडलिंग्स होते हैं, यानी कि आपके जो प्लांट होते हैं, यंग सीडलिंग्स होते हैं, उनमें ब्लाइटनिंग होने लगती है। उनमें एक ब्लाइटनिंग के सिम्टम्स स्टार्ट हो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रूट में ब्लाइटनिंग के सिम्टम्स हैं। इसी सेम तरह से आपको यंग सीडलिंग्स के लीव्स पे भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो स्टेम होता है वह स्लाइटली सॉइल लाइन के अबव ग्रिडल हो जाता है। सॉइल लाइन से थोड़ा सा ही ऊपर, स्लाइटली अबव, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से उसमें ग्रिडलिंग हो जाती है। साथ ही साथ जो प्लांट्स होते हैं वो टॉपल्स हो जाते हैं और डाई हो जाते हैं, यानी कि ग्रेडलिंग हो जाएगी। साथ ही साथ आपका ये जो यंग सीडलिंग्स है, अगर उनमें ब्लाइटनिंग आ जाएगी तो क्या होगा, प्लांट अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। उसकी जो लीव्स होते हैं वो भी ड्राई हो जाएंगी, स्टेम भी ड्राई हो जाएगा। साथ ही साथ स्टेम में भी लीजन फॉर्म होता है। ये जो लीजन्स होते हैं वो डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं
और जैसे जैसे डिसीज़ ग्रो करने लगता है, यानी कि डिसीज़ में डेवलपमेंट होने लगती है, तो जो डार्क ब्राउन लीजन्स होते हैं यह सेंटर में ग्रे कलर के हो जाते हैं जैसे जैसे उनमें पिकनिया डेवलप होने लगता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पोर्शन में ग्रेश कलर के लीजन्स फॉर्म हो रहे हैं और यही इन्हीं में आपके पिकनीडिया जो है डेवलप होने लगता है, यानी कि मैच्योर हो रहे हैं। आपके जो पैथोजेंस होते हैं उसमें क्या होना है, पैथोजन में भी जैसे हम जानते हैं कि फंगस में भी फ्रूटिंग होती है, तो फंगस जब फ्रूटिंग करने लगता है मतलब वो भी मैच्योरिटी के स्टेज में आ जाता है। जो लीफ होते हैं, लीफ में भी इरेगुलर ब्राउन स्पॉट्स होते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया। साथ में आप देख सकते हैं कि फूड जो होते हैं इनमें भी एक लीजन फॉर्म हो रहा है और साथ ही साथ ये सॉफ्ट, वाटरी और डिके होने लगते हैं और फाइनली ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं एंड फाइनली ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं और ममीफाइड हो जाते हैं। जैसे जैसे पिकनीडिया इनके सरफेस में डेवलप होने लगता है वैसे वैसे पूरे का पूरा फ्रूट ममीफाइड हो जाता है और ब्लैक होके फाइनली यह सड़ जाता है और इस तरह के फ्रूट को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये था इसका सिम्टम्स। अब देखते हैं हम इस पैथोजन के बारे में। जैसे कि पिकनीडिया एक क्या है, एक फ्रूटिंग बॉडी है जिसमें कोनिडिया फॉर्म होते हैं। पिकनीडिया जो होता है या तो इसमें बीक प्रेजेंट होते हैं या तो इसमें बीक नहीं होता, और जो पिकनीडिया का कलर होता है वो ब्राउन टू ब्लैक कलर के होते हैं। साथ ही साथ पिकनीडिया में जो कोनिडियोफोर राइज होते हैं यह हाईलाइन होते हैं, सिंपल होते हैं एंड ऑल्सो इट इज़ ब्रांच्ड। देन नेक्स्ट कोनिडिया जो होता है वह हाईलाइन होता है, वन सेल्ड होता है एंड सब सिलेंड्रिकल होता है। जैसे कि आप शेप में देख सकते हैं कि यह हाईलाइन है, वन सेल्ड है एंड सब सिलेंड्रिकल है। साथ ही साथ स्टाइलोफोर्स, ये जो स्टाइलोफोर्स होते हैं ये आपके फिलीफॉर्म होते हैं, कर्व्ड होते हैं, हाईलाइन होते हैं एंड सेप्टेड होते हैं। साथ ही साथ जो कोनिडिया का साइज़ होता है वह 10 माइक्रोमीटर तक इनकी साइज़ होती है। अब देखते हैं हम इसका डिसीज साइकिल में हम देखेंगे मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फोमोप्सिस वैक्सीन एक सीड बॉर्न पैथोजन है, तो एज अ ब्रिंजल में भी एज इसका जो प्राइमरी इनोकुलम होगा वो सीड बॉर्न होगा, यानी कि इन्फेक्टेड सीड को अगर हम सोइंग करते हैं तो वह प्लांट में प्लांट जो अराइज होगा, जो प्लांट हमें डेवलप मिलेगा, जो जर्मिनेट होगा वह भी इन्फेक्टेड होगा इस डिसीज़ से। एंड इसका सेकेंडरी स्प्रेड होता है रेन स्प्लैश, इम्प्लीमेंट एंड इंसेक्ट्स के द्वारा। इस डिसीज़ का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम है सीड बॉर्न और सेकेंडरी इनोकुलम है रेन स्प्लैश, इम्प्लीमेंट एंड इंसेक्ट। और ये आप तीनों ही मैकेनिज्म को जानते हैं कि किस तरह से ये डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं। साथ ही साथ यह प्लांट डेब्रिस में भी सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो अगर यह सीड हम अगर हेल्दी भी लेते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे फील्ड का चुनाव करते हैं जहाँ पे सॉइल इन्फेक्टेड हो, वहाँ पे भी अगर इस तरह हम ब्रिंजल को जर्मिनेट करने से जो प्लांट डेवलप होगा वह भी इन्फेक्टेड होगा। तो यह था इस डिसीज़ का डिसीज़ साइकिल। अब हम देखते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी या फिर फेवरेबल कंडीशन। इस डिसीज़ को फंगल ग्रोथ के लिए टेम्परेचर चाहिए 29 डिग्री सेल्सियस, और साथ ही साथ अगर हम रॉट जो फ्रूट्स होते हैं अगर हम उनको जिसमें ऑलरेडी डिसीज़ है तो वह उनको 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम फ्रूट्स को स्टोर करते हैं तो वह भी उसके लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस होगा। इसमें मतलब जो अगर हम स्टोरेज का जो टेम्परेचर हम 25 के आसपास रखते हैं, अगर वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, जो फ्रूट होंगे वो बहुत ही जल्दी उसमें रॉटनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये था फेवरेबल कंडीशन एपिडेमियोलॉजी। एंड नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए हम सीड ट्रीटमेंट में हम हॉट वाटर का यूज़ कर सकते हैं। हॉट वाटर में को हमें एटलीस्ट जो हॉट वाटर का जो टेम्परेचर होना चाहिए वह 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उसे हमें 50 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन रखना है। और सीड सोइंग से पहले हमें नर्सरी प्रिपेयर करने से पहले हम सीड्स को 30 मिनट्स तक सीड को 50 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी में डिप करके रखना है और उन्हें रिमूव करके फिर पानी से उन्हें निकाल के फिर उन्हें हमें एज अ नर्सरी प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ हमें नर्सरी में भी ट्रीटमेंट करना है। नर्सरी को हमें ट्रीटमेंट करने के लिए हमें वीकली इंटरवल्स में हमें 0.2% डीफॉलेटान का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कैप्टॉन 0.2% का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम नर्सरी में स्प्रे करके डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमें यंग सीडलिंग में रॉटिंग दिख रही है तो, या फिर वो उनमें
ब्लाइटनिंग आ रहा है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये था नर्सरी के लिए ट्रीटमेंट। अब हम फील्ड में भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फील्ड में हम स्प्रेइंग के लिए जिनेब एंड बोडेक्स मिक्सचर का यूज़ करेंगे। जिनेब का जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 0.2% एंड बोडेक्स मिक्सचर का रहेगा 0.8%। सो नेक्स्ट डिसीज, ये फ्रूट रॉट है अल्टरनेरिया सोलोनी के कारण। जैसे हम सब जानते हैं अल्टरनेरिया सोलोनी के बारे में हमने कई बार स्टडी कर चुकी है। हमेशा अल्टरनेरिया में क्या होता है, जो स्पॉट्स फॉर्म होते हैं, जो लीजन्स फॉर्म होते हैं, उनमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनता है और स्टार्टिंग में ये स्मॉल होते हैं साइज़ में और धीरे धीरे ये डार्क ब्राउन होने लगते हैं और जो स्पॉट दिखता है वो एक सनकिन स्पॉट के रूप में दिखाई देता है। एट लास्ट जब डिसीज़ डेवलप होने लगता है, जब सीवियर कंडीशन आता है, तो ये जो सारे स्पॉट्स होते हैं आपस में कोलाइज हो जाते हैं और पूरे ही फ्रूट को कवर कर जाते हैं, जिससे फ्रूट कवर इस तरह से क्या होता है, फ्रूट में भी रॉटनिंग आ जाती है। तो ये था उसका सिम्टम्स। वैसे जितने भी अल्टरनेरिया के जितने भी डिसीज़ हैं, जितने भी होट्स में यह डिसीज़ होता है, सब में सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनते हैं और धीरे धीरे आपस में यह स्मॉल कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आपस में मर्ज हो जाते हैं, कोलैज हो जाते हैं, जिससे वह पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेते हैं और एंटायरली प्लांट फ्रूट जो होता है उसमें सड़न आ जाती है और जो प्लांट होता है वो सूख जाता है, उनमें ड्राई हो जाता है और डाई हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी ईटियोलॉजी यानी कि फंगस के बारे में। जो इसका हाइफी होता है कोनिडिया, अब जैसे कि हम अल्टरनेरिया के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसका भी हाइफी सेप्टेड होगा, ब्रांच्ड होगा, लाउड ब्राउन होगा और जैसे जैसे एजेड होता जाएगा इसमें जो कलर है वो डार्क होते जाएगा, यानी कि लाइट ब्राउन से वो डार्क ब्राउन की तरफ बढ़ने लगेगा। कोनिडिया सिंगल होते हैं, म्यूरिफॉर्म होते हैं, बीक्ड और डार्क इन कलर होते हैं। जो इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है यानी कि इसका प्राइमरी इन्फेक्शन वह है इन्फेक्टेड सीड या फिर प्लांट एवरेज। यह भी जो अल्टरनेरिया सोलोनी है यह भी इन सीड्स को इन्फेक्ट कर सकता है और साथ ही साथ प्लांट एवरेज में इन सॉइल में प्रेजेंट रह सकता है। तो इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन होगा या तो वो सीड्स के थ्रू होगा या फिर वह सॉइल के थ्रू होगा। तो यह सीड बॉर्न एंड सॉइल बॉर्न दोनों हैं। साथ ही साथ जो पूसा पर्पल होता है इसके लिए मॉडरेटली रेसिस्टेंट वैरायटी है। इसका फेवरेबल कंडीशन जैसे कि हम सब जानते हैं अल्टरनेरिया के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होता है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके स्पोरुलेशन के लिए रेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रेंस क्या होगा, फ्रिक्वेंट होगा या हैवी होगा, तो इसका जो स्पोरुलेशन है वो बहुत ही हाई अमाउंट में होगा और जल्दी जल्दी होगा। मोड ऑफ स्प्रे एंड सर्वाइवल, जैसे कि प्राइमरी सोर्स इसका कैसा होगा, सॉइल में जो कोनिडिया और माइसीलियम होता है वो सॉइल में 17 महीने के लिए वाइबल रह सकते हैं। यानी कि हमें सीड जो प्राइमरी इन्फेक्शन है या तो वो सीड के द्वारा होगा या फिर वो सॉइल के द्वारा होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया। एवं ये जो कोनिडिया होता है ये विंड बॉर्न होते हैं, तो यहीं पे इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन कैसा हो रहा है, इसका प्राइमरी इन्फेक्शन हो रहा है आपका सॉइल बॉर्न के थ्रू एंड सीड बॉर्न के थ्रू, बट जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वह विंड बॉर्न के द्वारा, यानी कि विंड में कोनिडिया एयर के कांटेक्ट में आके वो स्प्रेड हो जाएंगे और अनहेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये था इसका डिसीज़ साइकिल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका कंट्रोल। इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम जिनेब एंड मैनकोजेब दोनों का स्प्रे कर सकते हैं। 0.2% एंड 0.2% दोनों का ही अमाउंट रहेगा जिनेब एंड मैनकोजेब का। साथ ही साथ हम कई कल्चरल मेथड कर सकते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू देयर सर्वाइवल स्प्रेड हम सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं स्प्रेइंग के अलावा, और हम डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिस को ध्यान में रखकर इस डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हमने कई बार क्लासेस में डिस्कशन किया लास्ट प्रीवियस क्लासों में। नेक्स्ट है आपका पीथियम अफेनिडर्मेटम। पीथियम अफेनिडर्मेटम का भी हमने कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि डिसीज़ के सिम्टम्स कैसे होते हैं, बट येट ओवर अगेन वील डिस्कस अबाउट हाउ इट कम्स इन अ ब्रिंजल प्लांट। यह कॉटनी लीक की तरह रिफ़र होते हैं, यानी कि जो ग्रोथ होती है लीफ में और आपके फ्रूट में वह कॉटनी फंगल कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है और जैसे जैसे उसमें प्लांट में ब्लॉसम आने लगता है इसमें डिकेइंग यानी कि सड़न स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इसमें फ्लावर में भी सड़न आती है। साथ ही साथ जो पर्पल हमारा जो बैगन का जो नॉर्मल कलर होता है, ब्रिंजल का जो नॉर्मल कलर होता है पर्पल कलर का, उसके स्किन में ब्लीचिंग होने लगती है और धीरे धीरे जो उसका स्किन होता है प्लांट फ्रूट का वह टैन होने लगता है और साथ ही साथ रिंकलिंग भी आने लगती है, उसमें सिकुड़न होने लगती है।
जो टिश्यू होते हैं वो भी वाटरी हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो वाइट कॉटनी माइसीलियम होता है वो पूरा का पूरा फ्रूट के सरफेस में आपको बहुत ही ईजिली देखने को मिलता है, जिसे हम जो फंगस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कॉलोनी होता है कॉटनी माइसीलियम, वो हमें बहुत ही ईजिली देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से ये इसका सिम्टम्स था। जैसे कि अब हम देखते हैं इस फंगस के बारे में, यानी कि इसकी एटियोलॉजी के बारे में। ये जो माइसीलियम होता है इसमें माइसीलियम प्रोड्यूस होता है, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होता है, जूस्पोर ऊस्पोर भी प्रोड्यूस होते हैं, एंड उगोनिया होता है। उगोनिया क्या होता है? एक फीमेल फर्टिलाइजेशन ऑर्गन है। माइसीलियम इसका कोनियोसिटिक होता है, वाइट होता है, एंड 2.8 से 7.8 माइक्रोमीटर इन डायामीटर में मेजरिंग इसकी की गई है। साथ ही साथ यह स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है, जूस्पोर प्रोड्यूस करता है, एंड ऊस्पोर भी प्रोड्यूस करता है। जो इसकी उगोनिया होती है यानी कि फीमेल पार्ट, वह स्फेरिकल होती है, स्मूथ वॉल्ड की होती है, एंड लेटरल हाइफी इसकी टर्मिनल होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका मोड ऑफ स्प्रेड एंड सर्वाइवल यानी कि डिसीज साइकिल। यह इसके सर्वाइवल जो इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वह ऊस्पोर के कारण होता है, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे यह प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम सर्व करता है। और सॉइल में यह सर्वाइव करने के कारण यह बहुत ही ईजिली इन्फेक्टेड फील्ड में अगर हम किसी हेल्दी प्लांट को लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी उसे भी इन्फेक्ट कर देगा। साथ ही साथ इसका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी कि इसका जो स्प्रेड होता है वो इरिगेशन वाटर इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग कल्चरल ऑपरेशन के द्वारा होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इरिगेशन वाटर को बहुत ही केवल ड्रिप इरिगेशन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ताकि डिसीज़ जो है वो स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट है हमारा फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन है इसके लिए एक्सेसिव सॉइल मॉइस्चर, हाई ह्यूमिडिटी, एंड ओवर क्राउडलिंग ऑफ सीडलिंग, यानी कि सॉइल मॉइस्चर का ज़्यादा होना, हाई ह्यूमिडिटी होना, और फील्ड में सीडलिंग्स का ओवर क्राउडिंग होना यानी कि ज़्यादा होना। ये थे इसके फेवरेबल कंडीशन। अब हम देखते हैं इसका कंट्रोल। कंट्रोल के लिए हम इसके जो अफेक्टेड प्लांट है उन्हें रिमूव करके बर्न कर सकते हैं। वाटर लॉगिंग कंडीशन को अवॉइड करना है, मतलब सॉइल मॉइस्चर को हमें मेंटेन करना होगा, जिससे हमें वाटर लॉगिंग कंडीशन को अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरत है। साथ ही साथ हम सॉइल में ड्रेंचिंग कर सकते हैं। बॉडेक्स मिक्सचर के थ्रू हमें 1% बॉडेक्स मिक्सचर को फील्ड में सॉइल में ड्रेंच करना होगा। साथ ही साथ हमें फ्रूट्स को सॉइल्स में टच नहीं होने देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा प्लांट में जो फ्रूट्स होते हैं उनकी साइज़ बड़े बड़े होने के कारण वो सॉइल तक टच कर जाते हैं, जिससे जो पैथोजन है वो फ्रूट्स में डायरेक्टली एंटर करके उन्हें अफेक्ट कर देता है। तो इसलिए हमें इस फ्रूट्स को ऐसे सपोर्ट प्रदान करना चाहिए जिससे वह सॉइल में टच ना हो। साथ ही साथ हमें इन्फेक्टेड फ्रूट को हेल्दी फ्रूट्स के साथ स्टोर नहीं करना है। अगर हम इन्फेक्टेड फ्रूट को हेल्दी फ्रूट के साथ स्टोर करेंगे तो वह भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पैथोजन है फाइटोफथोरा निकोटियाना वर निकोटियानी। यह भी फ्रूट में रॉटनिंग लाता है, जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं। यह भी इसके फ्रूट में स्मॉल वाटर सॉक्ड लीजन बनाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से वाटर सॉक्ड लीजन बन रहा है इसमें। और साथ ही साथ जो इसकी स्किन होती है इस फ्रूट्स की, उसमें डिस्कलरेशन हो जाता है, ये ग्रेइश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड वाइट कॉटनी ग्रोथ माइसीलियम की ह्यूमिड वेदर में डेवलप करते हैं। यानी कि जो वाइट कॉटनी ग्रोथ होगी माइसीलियम की वो केवल ह्यूमिड वेदर में ही डेवलप होगी स्किन पे। साथ ही साथ जो रॉटनिंग पार्ट होते हैं वो डिप्रेस्ड होते आ जाते हैं और वह रिंकल होने लगते हैं, श्रिवल होने लगते हैं। साथ ही साथ जो इसकी रॉटनिंग होती है वो पल्प में अंदर की तरफ भी बहुत ही फास्ट स्प्रेड होने लगती है, और साथ ही साथ पूरा पल्प भी ब्राउन कलर में होने लगता है, वाटरी हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। मतलब यह बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं रहता। और यह डिसीज़ रेनी सीजन में बहुत ही फास्ट रैपिड होती है, स्प्रेड होती है, सॉरी, बहुत ही फास्ट स्प्रेड होती है। ये था इसका सिम्टम्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फंगस। जैसे हम इमेज में देख सकते हैं इसमें स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होता है, एंड जूस स्पोरेंजियो भी प्रोड्यूस होते हैं, एंड oospore भी प्रोड्यूस होता है। जो इसकी हाइफी होती है वह 5 to 6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है। साथ ही साथ इसमें स्फेरिकल हाइफल स्वेलिंग बहुत ही कॉमन होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्पोरेंजिया में यह स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है, सॉरी, जो हाइफी है उसमें भी स्वेलिंग आप देख सकते हैं इस तरह पे, इस साइड। और साथ ही साथ जो स्पोर होते हैं, जो स्पोरेंजिया होते हैं, वह सब हाईलाइन होते हैं, अवॉइड होते हैं, और आप देख सकते हैं कि यह एक पायरी फॉर्म के भी होते हैं, और यह एक शॉर्ट स्टॉक में प्रोड्यूस होते हैं। ये था फंगस का स्ट्रक्चर यानी कि उसकी एटियोलॉजी। अब हम देखते हैं कंट्रोल। कंट्रोल के लिए हमें
जो इन्फेक्टेड फ्रूट हैं, अफेक्टेड फ्रूट्स हैं, उनको फील्ड से रिमूव करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए ताकि वो डिसीज़ को और न स्प्रेड करे। साथ ही साथ हम क्रॉप को डीफॉलाटान एट द रेट 0.3% से हम फील्ड में स्प्रेइंग कर सकते हैं, जिसे हमें हर 10 डेज़ के इंटरवल में स्प्रे करना है। टोटल 3 बार हमें डाइफोल्टान को फील्ड में 3 बार 10 दिन के इंटरवल में स्प्रे करना है ताकि हम डिसीज़ को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकें। ये था आपका फ्रूट रॉट, जिससे हमने चारों पैथोजन से होने वाले फ्रूट में रॉटनिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज जैसे कि हम जब सब जानते हैं कि एंथ्रेक्नोज का सिम्टम्स कैसे होता है, तो कुछ बैगन में भी इसी तरह का इसका सिम्टम्स होता है। बैगन के जो फ्रूट्स होते हैं, यानी कि आपके ब्रिंजल के फ्रूट्स में यह सनकेन लीजन फॉर्म करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर राउंड शेप में यह एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो सनकेन लीजन फ्रूट में फॉर्म करता है, जिनकी साइज़ में ज़रूरी नहीं कि वो सेम साइज़ के, उनकी साइज़ किसी भी साइज़ में हो सकते हैं। साथ ही साथ यह 1.3 सेंटीमीटर वाइड होते हैं, और ये जो स्पॉट्स होते हैं, बहुत सारे स्पॉट, ये आपस में मिल सकते हैं, यानी कि कोलाज होते हैं। अगर ये कोलाज हो जाएंगे तो पूरा का पूरा जो फ्रूट होगा वह पूरा का पूरा लीजन इसके आपस में कोलाइज हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा जो फ्रूट है वह टैन दिखने लगेगा, और जो फंगल है उनके स्पोर भी लीजन्स पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर पार्ट है वहाँ पे इसका आपको लीजन दिख रहा, लीजन पे आपको फंगल स्पोर देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे डिसीज़ डेवलप होने लगता है, यानी कि पैथोजन जब पूरा का पूरा जब इंटायर फ्रूट कवर हो जाएगा इस लीजन से, तो जो फ्रूट होता है वो ड्राई हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, और इस तरह से फ्रूट गिर जाता है। इस तरह से यह भी फील्ड में ब्रिंजल के प्लांट में बहुत ही ज़्यादा इल लॉस करता है। अब हम देखते हैं इसके फंगस के बारे में। जो इसका फंगस का माइसीलम सेप्टेड होता है, ब्रांच्ड होता है, और लाइट पिंक टू ब्राउन कलर का होता है। यह एसर वूली जो होती है इसकी सिंपल होती है, ग्लोबोस होती है, और डार्क ब्राउन कलर की होती है। कोनिडियोफोर इसके इरेक्ट एंड हाईलाइन होते हैं। कोनिडिया हाईलाइन, वल्सेंड एंड ओवल टू ऑब्लॉन्ग शेप का होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका डिसीज साइकिल। डिसीज साइकिल में हम देखेंगे इसका सर्वाइव एंड स्प्रेड। यह जो एसर वूली है ये क्रॉप डेब्रिस में सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि यह सॉइल में बहुत लंबे समय तक के लिए सर्वाइव कर सकते हैं, और इसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम होगा वह होगा सॉइल बॉर्न। जो प्लांट डेब्रिस में एसर वूली सर्वाइव करती है, जब हम इस तरह के इन्फेक्टेड फील्ड में अगर हम हेल्दी प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं, या फिर हमें इस तरह की नर्सरी में हम इसका सोइंग करते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के, तो वहाँ पे यह प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम कॉज करेगा। एंड जिसका सेकेंडरी इनाकुलम होगा, यानी कि इसका सेकेंडरी या रेन स्प्लैश के थ्रू अदर हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। तो इस तरह से यह इसका डिसीज साइकिल वर्क करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी एपिडेमोलॉजी, यानी कि इसका फेवरेबल कंडीशन। इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, एंड टेम्परेचर 21 to 29 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस पैथोजन के लिए 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड 21 to 29 डिग्री सेल्सियस इस पैथोजन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्प करता है। ये इसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं। अब हम देखते हैं इसका कंट्रोल। जो कंट्रोल है उसमें हमें फील्ड सैनिटेशन कर सकते हैं। फील्ड सैनिटेशन में हमें जो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस हैं उनको रिमूव करना होगा और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना है। साथ ही साथ जो अदर होस्ट प्लांट है, जैसे कि एस्टोरवम, इसको हमें रिमूव करना होगा फील्ड से, और उसे भी हमें फील्ड में किसी तरह से प्राइमरी सोर्स के रूप में, यह भी प्राइमरी होस्ट के रूप में इनका हेल्प वर्क करते हैं, तो हमें इन्हें फील्ड से रिमूव करना होगा। साथ ही साथ फ्रूट को ओवर राइप होने से पहले ही हार्वेस्ट कर देना चाहिए, और इसके अलावा हम फील्ड में जिनेब और फरबम का स्प्रे कर सकते हैं हर 10 दिन के इंटरवल में। तो ये था हमारा ये था हमारा ब्रिंजल का फ्रूट रॉट्स एंड एंथ्रेक्नोज। एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अनदर डिसीजेस ऑफ ब्रिंजल, एंड विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द टमाटो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।